नमस्कार दोस्तों, निर्मल ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक वायुमंडल में जल, जिसके अंतर्गत हम बात कर चुके हैं धरातली जल का गैसीय रूप में परिवर्तन, जलवाष्प के रूप में परिवर्तन। धरातली डायग्राम बनाया था ना मैंने, धरातली जल का गैसीय रूप में परिवर्तन तथा गैस का संघनन के माध्यम से पुनः जल या द्रव के रूप में परिवर्तन। संघनन के विविध रूपों के बारे में बात कर चुके हैं कि किन किन रूपों में संघनन पाया जाता है, जैसे ओस, कोहरा या कुहासा, बादल, तुषार, यहाँ के जैसे हम कहते हैं पाला, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इन सब रूपों से हमें एक बात तो समझ में आती जाती है, हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए है कि वर्षण के तुरंत संघनन के तुरंत बाद वर्षण नहीं होती। जैसे ही संघनन हुआ, जलवाष्प बूंदों में बदला, तो ये डी धरातल पे नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात तो वर्षण होता क्या है। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प जब कभी संघनन के माध्यम से द्रवित या ठोस रूप में परिवर्तित होता है, और जब ये परिवर्तित रूप धरातल तक पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, जलवाष्प है हमारा, जो कि धरातल में पहुंचा, संघनन हुआ, छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित हो गया। ये ठोस रूप, ये द्रव रूप। यहाँ क्या है, हमारा धरातल जब कभी ये धरातल पे आएंगे, जैसे ही क्रिया को क्या कहेंगे हम, जल क्या कहते हैं, वर्षण या वर्षा कहते हैं। ठीक है ना। वृष्टि समझ में आ गई। तो वृष्टि 4 प्रकार से होती है, 4 प्रकार पाए जाते हैं वृष्टि के। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या वर्षा। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। हिमवृष्टि नाम से क्या है, हिम, यहाँ और भी हिम आ रहा है, लेकिन कुछ तो फर्क है। लेकिन हिमवृष्टि का मतलब है, कैसे होती है हिमवृष्टि, जब कभी वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन होना जरूरी है। वृष्टि का कोई भी रोज संघनन होना जरूरी है। तो जब कभी वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन हिमांक पर होता है या हिमांक से कम के ताप पर होता है, तो क्या होता है, जलवाष्प द्रवित अवस्था में आने से पूर्व, जलीय रूप में आने से पूर्व किस रूप में परिवर्तित होता है, बर्फ के रूप में, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हम बर्फ कहते हैं। तो बर्फ के छोटे छोटे टीलों जब कभी धरातल पे आते हैं, और इस प्रकार की वृष्टि को हम क्या कहते हैं, हिमवृष्टि कहते हैं। जो बर्फ के छोटे छोटे तीलों का निर्माण होता है, उन्हें हम कहते हैं हिमतूल कहा जाता है। कैसे होते हैं, धुनी हुई रुई के समान। और जब कभी ये वर्षण होता है इन चीज़ों का, तो हम क्या कहते हैं, इसे हिमवृष्टि कहते हैं। समझ में आ गया ना। क्या, जब कभी वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प का हिमांक पर संघनन हो, क्या वो संघनन हिमांक पर, उषांक पर होगा तो क्या होगा, जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि हिमांक पर संघनन होगा तो क्या होगा, ठोस रूप में, सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और ये छोटे छोटे ठोस रूप या क्या, बर्फ के रूप, बर्फ की छोटी छोटी तीलियां जब धरातल पर आती होती है, इस वर्षा को क्या कहते हैं, हम हिमवृष्टि कहते हैं। ठीक है ना। सहिम वृष्टि क्या होती है, हिम तो आ रहा है, स आ रहा है, तो हम जानते हैं 2 ही चीज़ की वृष्टि होती है हमारे वायुमंडल में, एक तो हिम की और एक जल की। तो हिम की तो बता ही रहा है, सा बता रहा है, मतलब साथ में किस चीज़ की होती है, तो वर्षा की। तो जब वर्षा और हिम का मिश्रित रूप वर्षण में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सहिम वृष्टि। दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है ना। अब ये क्रिया विधि कैसे घटित होती है, तो अभी तो आप 12th क्लास में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे आप बीए में जाओगे या एमए करोगे, तो आप एक ज्योग्राफिकल टर्म देखोगे, तापमान प्रतिलोपन। तो अभी तक तो हम क्या जानते हैं, जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर जाते हैं, धरातल से ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, तापमान कम होता चला जाता है। ठीक है ना। लेकिन तापमान प्रतिलोमन में क्या होता है कि नीचे की वायु तो गर्म ठंडी होती है, ऊपर की वायु गर्म होती है, मतलब विपरीत स्थिति होती है। प्रतिलोपन का मतलब, प्रतिलोपन मतलब विपरीत हो रहा है। ठीक है ना। ऊपर की वायु गर्म, नीचे की वायु ठंडी, जबकि ऐसा हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो क्या होता है, वो सहिम वृष्टि में क्यों घटित होती है सहिम वृष्टि, ना तो वर्षा होती है ना ही ओले पड़ते हैं। क्या होता है कि जब कभी इनका संघनन होता है वायुमंडल की पर्याप्त ऊंचाई पे, तो वहाँ तो तापमान नॉर्मल होता है, उषांक पे होता है, जिस कारण क्या होता है, वायुमंडलीय जो जलवाष्प है द्रवित रूप में परिवर्तित हो जाती है, जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जैसे ही धरातल के निकट आने लगती है, तो निकट, धरातल के निकट, यहाँ कहते हैं कम ऊंचाई पे कुछ ऐसी वायु होती हैं जिनका तापमान बहुत कम पाया जाता है, लगभग लगभग कहें तो हिमांक पे पहुंचा जाता है, इतना कम कि वह जो जल की बूंदें ऊपर से बरस रही थी, किस रूप में, जल की बूंदों के रूप में बरस रही थी, जो इस वायु के संपर्क में आते ही ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार धरातल तक पहुंचते पहुंचते ये मिश्रित रूप में हम देख सकते हैं
मिश्रित रूप में पहुंचती हैं जल की बूंदों के रूप में और ठोस के बर्फ के कणों के रूप में। तो इस प्रकार की वृष्टि को क्या कहते हैं? संयम वृष्टि कहते हैं। तीसरी बात करते हैं ओलावृष्टि के बारे में। तो ओलावृष्टि क्या होती है? हम सबने देखी है, हम सबने आराम से सर्दियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में आराम से हम देख चुके हैं कि बर्फ के बड़े बड़े टीले गिरते हैं, बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, ठीक है ना। तो बर्फ के बड़े बड़े टीलों की बौछारी क्या होती है? ओलावृष्टि कहलाई जाती है, ठीक है ना। ये भी समझ में। अब बात करते हैं जलवृष्टि। पूरे हमारे टॉपिक का केंद्र क्या है? जलवृष्टि। वृष्टि के बारे में बात करें, जलवृष्टि के बारे में नहीं करें तो कैसे बात चलेगी? जलवृष्टि अर्थात हम सब जानते हैं कि जलवृष्टि, जल का निर्माण वायुमंडल में अब तक क्या हुआ? 25 बार बता चुका हूँ। वायु जलवाष्प भरी वायु क्या कहते हैं, ऊंचाई पे जाएगी वायुमंडल में, तापमान कम होने पर संघनन होगा और छोटी छोटी सूक्ष्म कणों का निर्माण करेगी, छोटे छोटे जल की बूंदों का निर्माण करेगी। ये जल की बूंदों का आयतन या कहें भार इतना कम होता है कि स्वतंत्र रूप से वायु में संचरण करती हैं, स्वतंत्र रूप से गति करती हैं, ठीक है। ये धरातल तक नहीं आ पाती, तभी इनके धरातल तक ये नहीं आ पाती हैं। फिर क्या होता है? धीरे धीरे करके ये जब जो छोटी छोटी बूंदें की मिलकी बनी हैं, ये आपस में मिलकर बहुत सारे बड़े बादल का निर्माण कर लेती हैं आपस मिलके। और जब ये आपस में मिलती हैं तो क्या है, इनका आकार में बड़ी हो जाती है, भार में भी बड़ी हो जाती है, जिस कारण जो वायु है इनको अपने साथ में थामे नहीं रख पाती और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धरातल पर आ गिरती हैं। तो इस प्रकार ये पूरी क्रियाविधि क्या कहती है? जल वृष्टि। जल का वर्षा के रूप में धरातल पर आने लगता है, जिसे हम कहते हैं जल वृष्टि। समझ में आ गया? वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के माध्यम से छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित होना। ये बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि वायुमंडल स्वतंत्र रूप से गति करती है, संचरण करती हैं। इनका आकार वृद्धि कैसी होती है? जो छोटी छोटी कई बूंदें बनी होती हैं वे आपस में मिलकर अपना आकार बड़ा कर लेती हैं और आकार बड़ा हो जाता है तो इनमें भार में भी वृद्धि हो जाती है और वायुमंडल से सीधा धरातल पर आ गिरती हैं, जिसे हम कहते हैं वृष्टि, ठीक है ना। जल वृष्टि। तो जल वृष्टि भी 3 प्रकार से होती हैं, इनकी क्रिया 3 प्रकार है। जल वृष्टि के 3 प्रकार हैं, वह कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। जल वृष्टि के प्रकार हैं। पहला है दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। ये जल वृष्टि के प्रकार हैं। अब एक एक के बारे में बात करें तो जल संवहनीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, चक्रवातीय वर्षा क्या होती है। संवहन के बारे में आप पहले ही समझ चुके हैं कि जल हो या कहें गैस हो, ठोस को अगर छोड़ते हैं जल और गैस हो, ये दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, कोई भी पदार्थ हो जैसे ही तापमान प्राप्त करेगा क्या करेगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। इसका आकार में विस्तार हो जाएगा। जबकि तापमान कम होगा तो संकुचित होगा और भार में भी वृद्धि होगी, ठीक है ना। 2 चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, चाहे जल हो चाहे गैस हो, 2 अवस्थाएं कोई भी चीज़ हो, इनमें जैसे ही ताप वृद्धि करेगी तो ये अपने आकार में वृद्धि कर लेगा और जबकि तापमान नहीं मिलेगा तो ये अपने आकार में संकुचित रहेगा, कम ताप भार इनका रहेगा। संवहनीय के बारे में हम बात कर चुके हैं, कैसे दोबारा समझ लेते हैं। जब कभी धरातल का तापमान, ये हमारा धरातल है, क्या है, ये हमारा धरातल है। जब कभी धरातल का तापमान अत्यधिक गर्म हो जाता है तो उससे लगने वाली वायु भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये कोई वायु चल रही है, क्या ये वायु चल रही है। जब ये धरातल से निकट आएगी, धरातल का तापमान अधिक है तो इसका तापमान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये जो ठंडी वायु है जिसका आयतन कम है, जो भारी है, वह इसका आयतन में विस्तार हो जाएगा और ये हल्की होकर के क्या होगा, लंबवत गति करने लगेगी, मतलब सीधी गति, संवहन हो जाएगा, तभी तो संवहन होगा ना। तो धरातल का तापमान जब कभी अधिक गर्म हो जाता है तो धरातल से लगने वाली वायु कैसी हो जाती है, गर्म होकर सीधी संवहन के रूप में सीधी वायुमंडल के ऊपर जाने लगती है। अब जाने के बाद में क्या होता है, आर्द्र होगी, इसमें इस वायु के अंदर भी तो कोई ना कोई आर्द्रता होगी, अधिक ऊंचाई पर जाके वही संघनन की क्रिया होगी और इस प्रकार से अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद में किस प्रकार के बादलों का, काले कपासी बादलों का निर्माण होगा। किनका निर्माण होगा, काले कपासी बादलों का निर्माण होगा और संघनन के माध्यम से वर्षण प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन के। तो इस प्रकार की वर्षा क्या कहलाएगी,
संवहनीय वर्षा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, धरातलीय जल जब कभी धरातल का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो उससे लगने वाली वायु का तापमान भी बढ़ जाता है, जिस कारण इनका आयतन के विस्तार के साथ में ये भार भी कम हो जाता है, तो ये सीधे वायुमंडल की ओर लंबवत गति कर जाती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होने लगता है और संघनन क्रिया घटित होती है। संघनन के माध्यम से छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होता है और जो कि धरातल पर आके बरस पड़ती हैं। काले कपासी बादलों का निर्माण होता है, भयंकर बारिश होती है और इस प्रकार के वर्षण को क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षण कहा जाता है। दूसरा आता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जब कभी आर्द्रता से भरी हुई वायु पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है। मान लीजिए यहाँ कोई बादल आ रहा है, ये कोई बादल है जो क्या है, इस और गति कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ आके क्या होगा, इससे आके टकरा जाएगा। तो अब इसे ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा? पहले यहाँ जाएगा, फिर इसके ऊपर टच होगा, फिर थोड़ा सा और खिसकेगा और ऐसे ही ऊपर चढ़ते चढ़ते ये यहाँ तक चला जाएगा। तो कभी जब कभी जलवाष्प से भरी हुई वायु पर्वत यहाँ क्या पठारी ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है तो तापमान कम होने कारण, क्योंकि ऊंचाई पे जा रहा तो तापमान कम होगा कि नहीं होगा? सही है ना। तापमान कम होने के कारण संघनन की क्रिया द्वारा जब यहाँ पे वर्षण होता है पर्वतीय इस क्या कहते हैं पवनामुखी ढाल पर, तो इस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। मतलब पर्वत इस वर्षा के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो इसका तापमान एक है, अधिक तापमान है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्षण नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तापमान कम होगा तो संघनन की क्रिया घटित होगी और वर्षण होगा। तो पर्वत जिम्मेदार हुआ ना। तो जिस ढाल पे पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जबकि विपरीत ढाल में क्या होता है, ये बादल पुनः नीचे की ओर आने लगते हैं इसी ढाल के सहारे कुछ इस प्रकार से, और इनका तापमान पुनः बढ़ने लगता था। तो इन ढालों पर वर्षा नहीं करते हैं। तो ये कौन से वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पर्वतीय वर्षा क्या हो गया, आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब अगली बात करते हैं चक्रवातीय वर्षा के बारे में, ठीक है ना। पर्वतीय ढालों के सारे वर्षा हो रही है तो पर्वतीय वर्षा। हमने अभी तक पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा, जिसमें चक्रवातों के बारे में बताया गया है, इसलिए पहले अपन समझ लें चक्रवात होते क्या हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी पृथ्वी है जिसमें तापमान का वितरण अलग अलग पाया जाता है। 23.5 ये हमारी विश्वत रेखा 0 डिग्री रेखा है। ये हमारी कौन सी 0 डिग्री रेखा? ये क्या है? विश्वत रेखा 23.5 डिग्री रेखा, जिसके मध्य में सूर्य लगभग लंबवत चमकता रहता है। ये हमारी 66.5 डिग्री रेखा है और ये हमारे क्या है 90 डिग्री। इसी प्रकार ये 66.5 डिग्री रेखा, सूर्य क्या है यहाँ से यहाँ तक गति करता है, जिस कारण ये कर्क रेखा ये मकर रेखा के मध्य में सूर्य लंबवत चमकता, तापमान अधिक पाया जाता है। इनके ऊपर किरणें तिरछी पड़ती हैं, जैसे विश्वत रेखा की अपेक्षा कम ताप पाया जाता है, जबकि 66.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पे 66.5 डिग्री के ऊपर क्या तापमान क्या और भी कम पाया जाता है, कि यहाँ बिल्कुल भी तिरछी रेखाएं पड़ती हैं। समझ में आ गया तापमान का वितरण। अब तापमान के हिसाब से क्या वायु भी ताप ग्रहण करती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कौन से संबंधित रंगों में धरातल गर्म हुआ तो वायु भी गर्म हो गई। तो क्या होता है, जब दो विभिन्न स्वभाव वाली विभिन्न ताप वाली वायु आपस में आती हैं, मान लीजिए कि ये कैसा तापमान कम तापमान का, ये अधिक तापमान का है ना, तो यहाँ कैसी वायु चलेगी कम तापमान की और यहाँ अधिक तापमान की। तो जब ये वायु आपस में टकराती हैं, जब दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु आपस में अभिमुख दिशा में गति करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो क्या होता है कि जो गर्म वायु है वो कैसी होगी? कम घनत्व की होगी, ठीक है ना, हल्की होगी। जबकि जो ठंडी वायु के कैसी होगी? अधिक घनत्व की, अधिक भारी होगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये मान लीजिए ठंडी वायु राशि है, वायु है कोई, और ये गर्म वायु है। तो जब दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु आपस में टकराती है तो गर्म वायु
ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है ना, ऊपर चढ़ जाती है तो ये कुछ इस प्रकार से चक्रों का निर्माण करती है, वायुमंडल में चली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, चक्रवात कहते हैं। गर्म वायु है, आर्द्रता इसमें होगी, वायुमंडल में जाएगी तो क्या संघनन होगा, और इस प्रकार संघनन चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा कहते हैं या वाताग्रीय वर्षा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया चक्रवातों का निर्माण क्या होता है, विभिन्न स्वभाव वाली वायु आपस में विचरण करती हैं, तब जाके वाताग्र का निर्माण होता है। जब वायु घूमते हुए चक्राकार रूप में वायुमंडल में चली जाती है, ऊपर आकाश में चली जाती है, तो वहाँ चक्रवात का निर्माण करती है। तथा जो आर्द्रता अपने साथ में लेके गई, ऊंचाई पे गई, वर्षण के माध्यम से उसे ठंडा कर देती है, ठीक है ना। तो ये हमारी वर्षण के कुछ प्रकार थे जो हमारे रह गए थे। साथ ही साथ में वृष्टि का वितरण भी देख रहे थे, विश्व वितरण। तो सर्वाधिक जो वर्षा पाई जाती है 200 सेंटीमीटर से अधिक मान लीजिए आप, वह कहाँ पाई जाती है, विश्वित रेखीय क्षेत्र। विश्वित मतलब 0 डिग्री रेखीय क्षेत्र में। तो ये जो पट्टी पाई जाती है, क्यों यहाँ पे तापमान वर्ष भर कैसा रहता है, अधिक रहता है। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का तापमान तो अधिक रहता है, लेकिन कई बार सूर्य क्या इधर के हो ज़्यादा जाता है, यहाँ तापमान कम हो जाता है। लेकिन इधर क्या है, यहाँ 12 मासी सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, अधिक मात्रा में पड़ती है, तो यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है, जिस कारण यहाँ वर्षा अधिक पाया जाता है। साथ ही साथ मानसूनी जलवायु वाले जो क्षेत्र है, वहाँ तटवर्ती जो भाग हैं, तो उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक पाई जाती है। कितनी, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। कहाँ, भूमध्य रेखीय पट्टियों में, पट्टी व कहाँ पे पाई जाती है, मानसून जलवायु के वाले क्षेत्रों में। कैसे ताप कितनी वर्षा पाई जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। ये अधिकतम में अधिक कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 200 प्लस मैंने वहाँ लिख दिया है, 100 से 200 सेंटीमीटर। तो इसके अंतर्गत महाद्वीपों को केंद्रीय भाग आ जाते हैं। क्या होता है कि जब धरातल के निकट आते हैं तो वहाँ तो वर्षा हो जाती है, जैसे जैसे महाद्वीपों के केंद्रीय भाग में चाहे वर्षा कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ किस प्रकार की वर्षा पाई जाती है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 100 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के वितरण की। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये वे क्षेत्र है जो केंद्रीय मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा ये, उष्णकटिबंधीय। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय। जबकि 23.5 से ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। क्यों कहलाएगा, मैं आपको बताऊंगा। जबकि 66.5 से ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, दोनों गोलार्ध, ये क्या कहलाएगा, शीत कटिबंधीय, ठीक है ना। शीतोष्ण क्यों कहा है, शीत प्लस उष्ण दोनों आ रहे हैं ना इसमें। इसमें उष्ण के भी गुण हैं, गर्म भी है स्वभाव, और शीत मतलब शीत के भी गुण हैं, तो मिश्रित स्वभाव से शीतोष्ण कहा जाता है, ठीक है ना। तो 100 से 50 इस सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के मध्य ताप वर्षण कहाँ पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध इस क्षेत्रों के पूर्वीवर्ती भाग में तथा केंद्रीय भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। जबकि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा कहाँ पाया जाता है, महाद्वीपीय मध्यवर्ती भागों में। कोई महाद्वीपों के मध्यवर्ती जो भाग है, वहाँ जो वृष्टि छाया क्षेत्र, जैसे पर्वतीय वर्षा में बात करें, जिस पर्वत मुखों के पर्वत की दिशा में जो होगी वहाँ तो वर्षा कर देंगे, लेकिन विपरीत दिशा में क्या वर्षा नहीं करेंगे। तो वो केंद्रीय मध्यवर्ती भाग में यदि दोनों स्थितियाँ बनती तो वहाँ ताप वर्षा कैसी होगी, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाएगी। तो ये कुछ वितरण है वर्षा का। कल मैंने आपको बादलों के बारे में भी बताया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कमी की वजह से वो आपके पास पूरा नहीं पहुँच पाया था। एक बार फिर से जल्दबाजी में थोड़ा शॉर्ट में वह भी लिख देता हूँ। वर्षा के कितने प्रकार थे, 4। कौन कौन से, बादल के प्रकार, पक्षाव, स्तरीय, कपासी, वर्षा में। ये 4 मुख्य प्रकार हैं वर्षा बादलों के, ठीक है। आकृति, घनत्व और विस्तार के आधार पर। कुछ ऊंचाई के आधार पर बात करें तो इनमें कुछ उपभाग भी हैं, उप प्रकार भी पाए जाते हैं ऊंचाई के आधार पर। कौन कौन से अधिक ऊंचाई वाले कौन कौन से हैं, पहले नाम लिख देता हूँ। अधिक ऊंचाई वाले नाम लिख देता हूँ पहले, ऊंचाई के आधार, पक्षाव, पक्षाविस्तरी, पक्षाव, कपासी,
ठीक है ना। दूसरे हैं मध्य स्तरी, मध्य कपासी। जबकि तीसरा प्रकार है स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ। ठीक है ना। ये तीनों कैसे हैं? अधिक ऊंचे, ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल। ठीक है ना। ये कैसे हैं? मध्यम ऊंचाई वाले। और ये कैसे हैं? कम ऊंचे पर। तो बादल के कुछ प्रकार हैं जो कल किसी कारणवश आपकी वीडियो में अपलोड नहीं हो पाए। तो हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। ठीक है ना। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।